तो आज की हमारी पड़ताल का विषय है भारत में बैंकिंग। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय बैंकिंग के पूरे सफर का मतलब इतिहास से लेकर आज की हकीकत तक का एक खाका खींचते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये है कि इस जटिल दुनिया के ताले खोले जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, हाँ। क्यों अचानक देश के सबसे बड़े बैंकों को सरकारी बना दिया गया, और आज जो ये बड़े बड़े बैंक दिखते हैं इनकी नींव कैसे रखी गई। और ये सफर सच में कमाल का है। ये सिर्फ पैसों के लेन देन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के एक कॉलोनी से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की कहानी भी है। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे हर बड़ा बदलाव, चाहे वो आरबीआई का बनना हो या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उस दौर की मतलब राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। चलिए तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम बैंक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर भारत में इसका पहला रूप कैसा था? सीधे शब्दों में कहें तो बैंक एक ऐसी जगह है जो लोगों से पैसा जमा लेती है और जिन्हें जरूरत है उन्हें उधार देती है। ठीक है। भारत में इस मॉडल की शुरुआत मतलब आधुनिक रूप में 1770 में हुई, जब कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला। ओह, 1770 में? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था और ये पूरी तरह से यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर आधारित था। मतलब भारत की जमीन पर, भारत के लोगों के लिए, पर सोच और तरीके पूरी तरह से विदेशी थे। बिल्कुल। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद तो प्रेसिडेंसी बैंक्स का दौर आया, जिनके नाम हमने इतिहास की किताबों में पढ़े हैं। हाँ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये उस समय के बैंकिंग जायंट्स थे, है ना? बिल्कुल। ये तीनों 19वीं सदी के सबसे ताकतवर बैंक थे। सारा बड़ा कारोबार, सरकार का पैसा, सब इन्हीं के पास था। फिर 1921 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया और एक नया विशाल बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी। और ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये किरदार कहानी में बाद में एक नए रूप में लौटेगा। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में अटक रही है। स्रोतों में पहले भारतीय बैंक को लेकर थोड़ी उलझन है। एक जगह अवध कमर्शियल बैंक का जिक्र है 1881 का। हाँ। तो दूसरी जगह पंजाब नेशनल बैंक 1894 का। ये क्या मामला है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये उस दौर की कहानी बताता है। देखिए, अवध कमर्शियल बैंक पहला ऐसा बैंक था जिसे भारतीयों ने शुरू तो किया, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय हाथों में नहीं था। उसमें विदेशी पैसा और प्रभाव भी था। अच्छा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, वो एक क्रांति जैसा था। ये पहला बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय पूंजी से, भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। ओह। इसके संस्थापकों में लाला लाजपत राय जैसी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये आर्थिक आजादी का एक ऐलान था। मतलब एक था मेड बाय इंडियंस और दूसरा था ट्रूली इंडियन। ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास कई तरह के बैंक थे, प्रेसिडेंसी वाले, भारतीय और दूसरे भी। ऐसे में तो एक रेगुलेटर यानी एक रेफरी की जरूरत पड़ी होगी जो नियम कानून तय करे। हाँ, और इसी जरूरत ने आरबीआई को जन्म दिया। 1920 के दशक तक बैंकिंग सेक्टर में काफी उथल-पुथल थी। कई बैंक खुलते और डूब जाते थे, लोगों का पैसा डूब जाता था। हाँ, तब हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में कहा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरी व्यवस्था पर नजर रखे, नोट छापे और सरकार के बैंकर के तौर पर काम करे। इसी सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन आरबीआई तो शुरू में एक प्राइवेट संस्था थी, है ना? हाँ बिल्कुल, शुरू में इसके शेयर प्राइवेट लोगों के पास थे। अच्छा। जी। लेकिन आजादी के बाद सरकार को लगा कि देश की आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए सेंट्रल बैंक पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है। इसलिए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और ये पूरी तरह से एक सरकारी संस्था बन गया। जी हाँ। और आरबीआई के सरकारी होने के बाद ही भारतीय बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया, राष्ट्रीयकरण। हाँ। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि सरकार ने बस प्राइवेट बैंकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके पीछे की सोच तो कहीं ज्यादा गहरी थी। सही है? बहुत गहरी। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव भी था। राजनीतिक? कैसे? 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार को अपनी एक समाजवादी छवि बनानी थी। गरीबी हटाओ का नारा था। उस समय के प्राइवेट बैंक्स सिर्फ बड़े शहरों और बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देते थे।
कृषि, छोटे उद्योग, आम आदमी, ये सब बैंकिंग की पहुंच से बहुत दूर थे। तो सरकार ने कहा अगर बैंक हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम ही बैंक बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही। 19 जुलाई 1969 की रात को 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंक एक साथ? हाँ, शर्त ये थी कि उनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। फिर 1980 में 6 और बैंकों के साथ ऐसा ही किया गया। तो इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त हुआ। गांवों में बैंक की शाखाएं खुलने लगीं, किसानों को लोन मिलने लगा, बैंकिंग आम आदमी तक पहुंची। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या? बैंकों पर सरकारी और राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया। लोन मेले लगने लगे, जहां बिना ठीक से जांच पड़ताल किए कर्ज बांटे गए। इससे बैंकों की सेहत पर बुरा असर पड़ा, जो हम आज तक एनपीए यानी बैड लोन्स के रूप में देखते हैं। तो फायदे हुए, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। ये तो हुई इतिहास की बात। अगर हम आज की तस्वीर देखें तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम कैसा दिखता है? स्रोतों में संगठित और असंगठित क्षेत्रों का जिक्र है। हाँ, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। संगठित क्षेत्र वो है जहां आरबीआई का राज चलता है। सारे सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, ग्रामीण, सारे बैंक इसी में आते हैं। हाँ, ये नियमों से बंधे हैं। दूसरी तरफ है असंगठित क्षेत्र, यानी साहूकार और महाजन। इन पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता और वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं। बिल्कुल, अक्सर बहुत ऊंची ब्याज दरों पर। आज भी देश के कई हिस्सों में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और इस संगठित क्षेत्र के अंदर भी एक और लेवल है, अनुसूचित बैंक। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या? एक तरह से आरबीआई का अप्रूव्ड बैंक होना है? बहुत अच्छा तरीका इसे समझने का। अनुसूचित बैंक वे हैं जिनका नाम आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची यानी एक लिस्ट में शामिल है। अच्छा, एक लिस्ट है। हाँ, और इस लिस्ट में शामिल होने के लिए बैंक को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। एक बार आप इस लिस्ट में आ गए तो आपको आरबीआई से सस्ते दर पर कर्ज जैसी कुछ खास सुविधाएं मिलती हैं। तो मतलब लगभग सभी बड़े बैंक इसी में होंगे? एसबीआई, एचडीएफसी? हाँ, भारत के लगभग 99% बैंक जिन्हें हम जानते हैं वो सब अनुसूचित बैंक हैं। तो इस अनुसूचित कैटेगरी में हमारे पास सरकारी बैंक हैं जिनकी संख्या अब 12 रह गई है, प्राइवेट बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं, और फिर आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी, आरआरबी। इनका मकसद तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल, इन्हें 1975 में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग पहुंचाने के लिए बनाया गया था। और सहकारी बैंक भी तो हैं? हाँ, सहकारी बैंक भी हैं जो सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब सबके लिए एक, एक के लिए सब। तो ये पूरा ढांचा तो समझ आ जा, लेकिन हाल के सालों में इस ढांचे को काफी हिलाया गया है, खासकर इन बड़े बड़े विलयों के साथ। अचानक इतने सारे बैंकों को एक साथ क्यों मिलाया जा रहा है? इसके पीछे सोच ये है कि बड़े बनो या खत्म हो जाओ। सरकार का मानना था कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे सरकारी बैंक हैं जो कमजोर हैं और मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्यों ना कुछ छोटे बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े और मजबूत बैंक बनाए जाएं? सुनने में तो ये योजना अच्छी लगती है, लेकिन क्या इन विलयों का असर वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था? क्या रातों रात बड़े बैंक बनाने से ग्राहकों के लिए चीजें बेहतर हुईं, या वो बेचारे आईएफएससी कोड और ब्रांच बदलने की उलझन में ही फंसकर रह गए? यहाँ असल चुनौती सामने आई। कागज पर बैंकों को मिलाना एक बात है और जमीन पर दो अलग अलग कंपनियों के कल्चर, टेक्नोलॉजी और कर्मचारियों को मिलाना बिल्कुल दूसरी। 2017 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ तो वो एक बहुत बड़ी कवायद थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मर्जर था। फिर 2020 में तो 10 बैंकों को मिलाकर 4 बना दिए गए, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय हो गया। और इसका असर ग्राहकों पर जरूर पड़ा होगा। महीनों तक दिक्कतें हुई, कर्मचारियों को तालमेल बिठाने में वक्त लगा। अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये विलय कितने सफल रहे हैं, लेकिन दिशा यही है, कम और मजबूत बैंक। और देखिए, कहानी घूमकर वहीं आ गए। हमने शुरू में जिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी, हाँ। 1 जुलाई 1955 को उसी का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बनाया गया था। और आज वही एसबीआई विलय के बाद देश का सबसे बड़ा और ताकतवर बैंक है। इतिहास खुद को दोहराता है। बेहतरीन कनेक्शन। अब जब हम आरबीआई की बात कर ही रहे हैं तो वो सिर्फ एक रेगुलेटर से कहीं ज्यादा है। वो सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, और शायद उसका सबसे फैसिनेटिंग काम है नोट छापना।
हाँ, और यहाँ एक आम गलत फहमी है जिसे हमारे स्रोत दूर करते हैं। सबको लगता है कि सारे नोट और सिक्के आरबीआई ही छापता है, जो कि सच नहीं है। नियम ये है कि 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। बिल्कुल। आप 1 रुपए के नोट पर देखेंगे तो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के नहीं। अच्छा। जबकि 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोट आरबीआई जारी करता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो मतलब आरबीआई अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकता, उसके हाथ भी किसी नियम से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सरकार को जब पैसों की जरूरत हो आरबीआई मशीनें चालू कर दे। 1957 से भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है। न्यूनतम कोष प्रणाली, ये क्या है? इसके तहत आरबीआई को नोट छापने के लिए हमेशा अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व रखना पड़ता है। और इसमें भी एक पेच है। वो क्या? इस 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होना ही चाहिए। बाकी की रकम विदेशी करेंसी में हो सकती है। मतलब सोना हमारी करेंसी को एक तरह से ताकत देता है। सही कहा। ये एक भरोसा देता है। तो आरबीआई के पास नोट छापने की शक्ति तो है, पर जिम्मेदारी के साथ। और ये छपाई होती कहाँ है? ये भी काफी दिलचस्प है। नोट छापने की 4 प्रेस हैं। महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में देवास, कर्नाटक में मैसूर और पश्चिम बंगाल में सलबनी। और सिक्के? और सिक्के ढालने की 4 टकसाल हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। तो 1770 के एक अकेले यूरोपियन बैंक से लेकर आज 12 सरकारी बैंकों और दर्जनों प्राइवेट और विदेशी बैंकों के एक विशाल नेटवर्क तक भारतीय बैंकिंग ने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। ये एक ऐसी मशीनरी है जो आरबीआई के सख्त नियमों के तहत चलती है और सचमुच देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमने इतिहास की गलियों से गुजरकर राष्ट्रीयकरण के राजनीतिक दांव-पेच को समझा, बैंकों के आज के ढांचे को देखा और विलय के पीछे की सोच को परखा। ये सिर्फ संस्थाओं की कहानी नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के बदलने की कहानी भी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, हमारे स्रोतों ने बैंकिंग के पारंपरिक ढांचे पर फोकस किया, सरकारी, प्राइवेट, सहकारी बैंक। जी। लेकिन आज हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां गूगल पे, पेटीएम और फिनटेक कंपनियां बैंकिंग के मायने ही बदल रही हैं। अब बैंक का मतलब ब्रांच जाना नहीं, बल्कि फोन पर एक ऐप है। सही बात है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बैंकिंग का ये सदियों पुराना स्थापित ढांचा इन नई ताकतों के सामने भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा? क्या कल का बैंक आज जैसा दिखेगा भी,